फिर से एक नई वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2016 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्यूशन को लेकर, जो कि डिटेल्ड में है विद फिगर। तो हमने पार्ट 1 इसका ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है और 2015 के भी क्वेश्चन पेपर्स चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। आज प्रीवियस जो पार्ट 1 था वहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 63 तक सॉल्व कर लिया था। आज हम 64 से 125 क्वेश्चन नंबर सीरीज़ का जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं बिना समय गंवाए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद जो है मैं आपको यूपी स्पेशल के टॉप 10 वीडियोज़ लेकर आऊँगा, जिसमें कि पूरा जितना भी यूपी स्पेशल से क्वेश्चन बन सकते हैं और पिछले जितने एग्जाम्स में यूपी स्पेशल से क्वेश्चन पूछे गए उनका समावेश रहेगा। साथ ही साथ इसके बाद मैं वीडियो ला रहा हूँ टेस्ट का, जो कि फुल लेंथ टेस्ट होगा आपका 10 मॉडल टेस्ट। ठीक है, तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। अगर वीडियो में क्वेश्चन आपको ना दिखे तो वीडियो में देखते वक्त आप सेटिंग में उसकी जो है क्वालिटी, एडवांस सेटिंग में जाके उसकी क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं, जिससे क्वेश्चन देखा जा सके। इसमें मैं क्वेश्चन एक तरफ और एक तरफ उसके सॉल्यूशन को लेके सिर्फ इसलिए चल रहा हूँ ताकि आप ये श्योर हो सकें कि आप एकदम रियल एक्चुअल क्वेश्चन पेपर को जो है सॉल्व कर रहे हैं, ना कि जो है टाइम पास के लिए आपको कुछ भी कोई क्वेश्चन करा देता है तो आप उसे जो है एक्चुअल माने। ठीक है, तो बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 में इन्होंने पूछा है आप, मैं यहाँ से आप क्वेश्चन इंग्लिश में है, ये क्वेश्चन हिंदी में है, तो आप देख सकते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि दिए गए विकल्प में उस कथन का पहचान करें जो एक सेंट्रीफ्यूगल पंप की कुल दक्षता का सही वर्णन करता है। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप मतलब अपकेंद्री पंप, तो अपकेंद्री पंप की दक्षता का जो फार्मूला होता है वो ये होता है कुछ इस प्रकार कि इसमें जो है दक्षता बराबर होता है आपका, तो दक्षता बराबर होता है अपकेंद्री पंप की कुल दक्षता बराबर होता है पंप की आपूर्ति की गई ऊर्जा बटे इम्पेलर में उपलब्ध ऊर्जा। तो इसमें दिया गया है, पहला जो विकल्प है वो है मैनोमेट्रिक हेड और इम्पेलर द्वारा प्रति यूनिट के लिए आपूर्ति की गई ऊर्जा का अनुपात। तो हमारा ऑप्शन, और सेकंड जो है दिया गया है पंप को आपूर्ति की गई ऊर्जा बटे इम्पेलर में उपलब्ध ऊर्जा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है एकदम सही मैच करता है। तो 64 का आंसर नंबर बी जो है आपका सही है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 में। क्वेश्चन नंबर 65 में इन्होंने पूछा है कि ट्रायंगुलेशन तकनीक को इसके द्वारा कवर किए गए क्षेत्र एरिया के आधार पर प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक ट्रायंगुलेशन के रूप में वर्गीकृत किया गया है। आधार रेखा बेस लाइन की लंबाई का सही क्रम क्या होता है? तो चलिए डिटेल्ड सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो जो हमेशा याद रखिए, इसका डिटेल सॉल्यूशन ये है कि त्रिकोणीय इसके द्वारा घिरे गए क्षेत्रफल के 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। मतलब ट्रायंगुलेशन टेक्निक जो है, त्रिकोणीय तकनीक जो है वो 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पहला जो होता है वो प्राथमिक होता है, तो प्राथमिक में हम 5 से 15 किलोमीटर के दूरी के लिए करते हैं। द्वितीयक जो होता है वो 1.5 से 5 किलोमीटर के लिए होता है, और तृतीयक जो त्रिकोणीयन है वो 0.5 से 3 किलोमीटर तक के लिए होता है। तो अगर हम बात करें कि रेखा की लंबाई किसकी ज़्यादा है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि पहले जो है आपकी प्राथमिक की है 5 से 15, फिर द्वितीयक की है 1.5 से 5 किलोमीटर, और फिर आपका 0.5 से 3 किलोमीटर है तृतीयक का। तो जिसमें भी आपका प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक होगा वही ऑप्शन सही होगा। तो मेरे 65 का आंसर नंबर ए जो है सही है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की। क्वेश्चन नंबर 66 में इन्होंने पूछा है कि आपके सामने ज़मीन पर एक प्लेन रिइंफोर्स कंक्रीट फुटिंग रखा हुआ है। फुटिंग के किनारे की मोटाई आपको निम्न में से कौन सी सीमा में बनाए रखना चाहिए? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 66 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 में एज पर इंडियन स्टैंडर्ड 456/2000 आरसीसी का जो कि कोड है LSM बेस का, तो उसमें इन्होंने कहा है कि इन अ reinforced plain cement concrete footing the thickness of the edge shall be 150 mm footing on soils। मीन्स जो है 150 mm मिनिमम जो है आपको रखना चाहिए। ठीक है, और दूसरा इसी में है कि अगर फॉर फुटिंग पाइल है तो पाइल के कंडीशन में मिनिमम जो है आपको 330 mm जो है आपको टॉप ऑफ पाइल्स में रखना चाहिए। तो इसमें जो है हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो सी होगा, क्योंकि हमें यहाँ 150 सेंटीमीटर का है, या फिर हम इसे क्या लिख सकते हैं 150 mm।
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है क्वेश्चन नंबर 66 का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 में इन्होंने पूछा है कि टिम्बर और स्टील मीन्स लकड़ी का या फिर स्टील का शटरिंग में निम्नलिखित में से क्या सही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 67 के सी में आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 67 में इन्होंने पूछा है कि स्टील और टिम्बर में लकड़ी की शटरिंग में कौन सा बेहतर होता है। ठीक है, और वो क्यों होता है। तो बात करें तो स्टील की तुलना में लकड़ी टिम्बर के ढांचों को अलग भागों में खंडित करना आसान है। ठीक है, ये स्टील के ढांचे नमी अवशोषित करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। स्टील पानी नहीं सोखता है। नेक्स्ट पूछा इन्होंने, स्टील के ढांचे मजबूत टिकाऊ होते हैं और लकड़ी के फार्मवर्क की तुलना में लंबा जीवन होता है इनका, और उनको दोबारा भी प्रयोग करना अधिक आसान होता है। ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी। स्टील के ढांचे सिकुड़ते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। लकड़ी के ढांचे बल्कि सिकुड़ते हैं। तो 67 का ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 68 में इन्होंने पूछा है कि उनकी पहचान करें जिसका आकलन केंद्र रेखा पद्धति सेंटर लाइन मेथड द्वारा उपयोग किया जा सकता है। हेक्सागोनल, सर्कुलर, ऑक्टागोनल। तो इसको बता दें कि सेंटर लाइन मेथड सभी के लिए प्रयोग की जा सकती है। वो चाहे सेक्शन हमारा जो है कोई भी हो, चाहे वो रेक्टेंगुलर हो, चाहे सर्कुलर हो, चाहे ऑक्टागोनल हो, सभी के लिए हम जो है सेंटर लाइन मेथड का प्रयोग कर सकते हैं बिल्डिंग के एस्टिमेशन के वक्त। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ चलते हैं। 69 में इन्होंने पूछा गया है कि दिए गए विकल्पों में से हर बार कांस्टेंट लेवलिंग प्राप्त करने के लिए इंजीनियरों द्वारा प्रयोग किया जाना उपकरण क्या है। तो कांस्टेंट प्रयोग किया जाने वाला जो है आपका वो ऑटो लेवल होता है। ठीक है, थेडोलाइट से आपको पता है, थेडोलाइट से हम हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल को मेजर करते हैं, और इसको जब भी आप करते हैं इसका बार बार ओरिएंटेशन करना पड़ता है आपको थेडोलाइट का। ठीक है, एबनी लेवल से हम केवल जो है एंगल को मेजर करते हैं। ठीक है, हाथ में लेकर, तो इसका प्रयोग नहीं करते। ट्राइब्राक इसका भी प्रयोग नहीं करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है 69 का बी जो है, एक जगह ही आप इसको करके कई रीडिंग्स आप साथ में ले सकते हैं। इसीलिए आप देखते हैं ऑटो लेवल्स में आप इंटरमीडिएट साइट हो गया, फोर साइट हो गया और बैक साइट हो गया, आप बार बार ले पाते हैं। तो 69 का बी नंबर सही है। अब बात आते हैं 70 नंबर क्वेश्चन में। 70 में इन्होंने क्वेश्चन नंबर 70 में इन्होंने पूछा है कि आपको पॉइजन अनुपात 0.6 वाले मिट्टी का सैंपल दिया गया है। इलास्टिसिटी के सिद्धांत को लागू करने के दी गई मिट्टी में विरामावस्था में दबाव गुणांक कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका एक फार्मूला होता है। चलिए इसका डिटेल सॉल्यूशन देख लेते हैं। पॉइजन अनुपात इन्होंने हमें दिया है 0.6 का मान, और चूंकि हम जानते हैं कि जो विरामावस्था में दाब गुणांक का फार्मूला होता है वो होता है K0 = μ/1 - μ। कई एग्जाम्स में ये केवल ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है, तो भी यहाँ पे न्यूमेरिकल पूछा है। तो अब म्यू का मान हमें, चूँकि इन्होंने 0.6 दे रखा है, तो हम म्यू का मान 0.6 रखें, K0 की वैल्यू निकाल लेंगे जो कि 1.5 आ रहा है। तो 70 का ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है एकदम सही है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ। 71 में इन्होंने पूछा है कि 20 सेंटीमीटर दीवार से घिरे 5 मीटर × 6 मीटर आकार के एक कमरे का निर्माण किया जाना है। आवश्यक नींव की खाई की चौड़ाई 60 सेंटीमीटर और गहराई 80 सेंटीमीटर है। एग्जीक्यूशन में अर्थवर्क की मात्रा ज्ञात कीजिए, मतलब मिट्टी की खुदाई की मात्रा हमें ज्ञात करनी है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हमें ये 5 मीटर बाई जो है हमें कितने का इन्होंने दिया है रूम, 6 मीटर। 5/6 मीटर का हमें इन्होंने रूम दे रखा है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब हमें इसमें अर्थवर्क मिट्टी कितनी खुदाई करनी पड़ेगी नींव के लिए, वो हमें निकालना है। तो चूँकि चौड़ाई इन्होंने क्वेश्चन में दे दिया है 60 सेंटीमीटर, कमरे की माप 5 × 6 मीटर है, तो मृदा की कुल खुदाई हमें कितनी करनी पड़ेगी। तो 6.20 इसकी ये लेंथ हो गई, और प्लस ये विड्थ हो गया हमारा। ठीक है, ये हमारा विड्थ हो गया। अब चूँकि यहाँ पे क्या, एक लंबी दीवार आपकी ये हो गई, एक लंबी दीवार ये हो गई, और एक लंबी दीवार ये हो गई, और एक छोटी दीवार ये हो गई, और एक छोटी दीवार हमारी ये हो गई। ठीक है, तो इसलिए हम इसका 2 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर दिए, तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो आई 5.28 मीटर। अब हमें
क्वांटिटी निकालना है तो आप जानते हैं कि अर्थ वर्क का जो कैलकुलेशन किया जाता है वो मीटर क्यूब में किया जाता है, मीन्स इसके वॉल्यूम को कैलकुलेट किया जाता है। तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो 22.8 गुणते 0.80 गुणते 0.60, तो हमारी वैल्यू आ गई कितनी, 10.94। तो हमारा सही ऑप्शन है 71 का बी नंबर। जो भी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगे और आपको ऐसा लगे कि वो आपने कभी जो है थ्योरी में आपने नहीं पढ़ा है, तो उसको आप अपने शॉर्ट नोट्स में जो है नोट डाउन कर सकते हैं। हमेशा याद रखिए, अगर आपको नहीं पता है तो क्वेश्चन, अगर आपने 2015 का जेईई का क्वेश्चन जो मैंने सॉल्यूशन डाला है उसको आपने देखा होगा, तो उस जो 2015 में उन्होंने पूछा था सेम उसी टॉपिक से दूसरा उन्होंने क्वेश्चन पुट किया है, लेकिन टॉपिक उन्होंने कभी नहीं चेंज किया है। ठीक है, तो इस वजह से आप जो है इसको डिटेल में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि नीचे दिए गए चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 में इन्होंने पूछा है कि दिखाए गए चित्र रूफ की पहचान करें, वो कौन सा रूफ है। तो इसे हम कपल क्लोज रूफ कहते हैं, तो इसका सही ऑप्शन है सी नंबर। ठीक है, इसको कहाँ प्रयोग करते हैं, तो इसको जो है 4.5 मीटर तक के पार्ट के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 में इन्होंने पूछा कि ओब्लोसेंस को परिभाषित कीजिए, ओब्लोसेंस को परिभाषित कीजिए, अप्रचलन को परिभाषित कीजिए। तो इसको हम ऑलरेडी जो है डिस्कस कर चुके हैं अभी क्वेश्चन नंबर कुछ ऊपर जो पार्ट 1 है क्वेश्चन, उसमें क्वेश्चन नंबर 56 में जो है इसका एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड था। चलिए अब आ गया है, तो चूँकि हम इसको फिर से डिस्कस करते हैं। तो हमेशा याद रखिए, अप्रचलन क्या होता है, किसी सामाजिक धारणा की वजह से या तो किसी धर्म से संबंधित के कारणों से अगर किसी बिल्डिंग का जो है लागत जो है आपकी कम हो जाती है या घट जाती है, तो उसी को जो है या फिर बदलाव के कारण जो है तो उसकी वास्तविक मूल्य गिर जाती है, जिसको हम लुप्तप्रायता या फिर ऑब्सोलेंस कहते हैं। जैसे कि कोई अगर कह देता है कि इसमें भूत प्रेत रहते हैं, तो उस घर की कीमत गिर जाती है क्योंकि लोग नहीं चाहते हैं उस बिल्डिंग में रहना। ठीक है, तो ये इसका एक मुख्य कारण हो सकता है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा डी। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इसका डिटेल सॉल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की। 74 में इन्होंने पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर सब्सटेंस बार द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो सब्सटेंस बार द्वारा जो है बेसिकली 200 मीटर की छोटी दूरी के लिए प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, यह क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर दूरी को माप सकता है सब्सटेंस बार। ठीक है, जहाँ पर अनडुलेशन स्थलाकृति की चेनिंग्स करना संभव ना हो, जहाँ ढाल की वजह से या फिर ऊबड़ खाबड़ होने की वजह से आप जो है उसकी जरीब द्वारा या चैन या फीते द्वारा उसकी माप नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट बात आते हैं क्वेश्चन नंबर 75 में इन्होंने पूछा है कि जल शोधन के संदर्भ में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75 में इन्होंने पूछा है कि जल शोधन के संदर्भ में निम्नलिखित प्रक्रिया को व्यवस्थित कीजिए। मीन्स कौन सी प्रक्रिया को पहले उपयोग किया जाता है, किसको बाद में किया जाता है। ठीक है, यह है क्वेश्चन नंबर 75। चलिए, तो आइए इसको भी डिस्कस कर लेते हैं एक फ्लो डायग्राम की मदद से। तो सबसे पहले जो हमारा होता है उसमें हम प्राइमरी ट्रीटमेंट करते हैं। प्राइमरी ट्रीटमेंट में हम सबसे पहले अगर कोई काम करते हैं तो उसका हम जो है डिस्पोजल करते हैं। प्राइमरी आप कह सकते हैं एफ्लुएंट को स्क्रीनिंग करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम स्क्रीनिंग करते हैं। स्क्रीनिंग करने के बाद हम जो है उसको ग्रिड चैम्बर में डालते हैं। ग्रिड चैम्बर में डालने के बाद फिर इस तरीके से प्रोसेस चलता है। कच्चा जो गंदा पानी होता है उसको स्क्रीनिंग करते हैं, फिर कंप्यूटर में ले जाते हैं उसको, फिर उसका ग्रिड अगर चैम्बर है तो उससे गुजारते हैं, फिर प्राइमरी क्लैरिफायर में उसको डालते हैं, फिर उसका प्राइमरी ट्रीटमेंट मीन्स एरिएशन किया जाता है। उसके बाद उसको फिर से एयर कंप्रेशर द्वारा उसमें जो गंध रहती है उसको निकाल जाता है, फिर एक्टिवेटेड स्लज और फिर सेकेंडरी क्लैरिफायर और फिर सेकेंडरी एफ्लुएंट और फिर यहीं पर डिसइंफेक्ट जो है आपका प्रयोग किया जाता है। तो जो सबसे लास्ट में होता है वो आपका डिसइंफेक्ट होता है, और सबसे पहले जो है हम कोएगुलेशन करते हैं, उसके बाद जो है हम उसका अवसादन करते हैं। तो हमारा सही ऑप्शन जो है हमारा जो है वो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है। ठीक है, और चूँकि स्क्रीनिंग इसमें नहीं है, अगर स्क्रीनिंग होता तो हम पहले स्क्रीनिंग को रखते हैं।
ठीक है। डिसइंफेक्शन जो है वो सबसे लास्ट में किया जाता है, जिसमें कि जो है रोगाणुनाशक दवा मिलाई जाती है, जिसे आप क्लोरीन वगैरह देखते हैं मिलाया जाता है। ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ। 76 में इन्होंने पूछा है कि उपकरण त्रुटि को ईडीएम मापी द्वारा स्वतंत्र होती है। मीन्स किस ईरर से वह स्वतंत्र होती है, तो इसे शून्य त्रुटि कहते हैं। ठीक है। उपकरण त्रुटि जो होती है वो ईडीएम से मापी गई दूरी से स्वतंत्र होती है, जिसे शून्य त्रुटि कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन 76 का हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि 2 लीटर की मात्रा के द्रव के साथ एक कंटेनर दिया गया है। जब उस पात्र को तौला गया तो वह 3 न्यूटन पाया गया। द्रव का विशिष्ट जो है आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है। विशिष्ट आयतन ज्ञात कीजिए। स्पेसिफिक वॉल्यूम स्मॉल v इन्होंने पूछा हुआ है। ठीक है। और स्मॉल v इक्वल टू होता है v/m। पर यूनिट मास में उपस्थित वॉल्यूम को ही विशिष्ट वॉल्यूम कहते हैं। तो चूंकि इन्होंने तरल का आयतन दिया है 2 लीटर और कंटेनर का जो भार है वो 3 न्यूटन है, तो चूंकि हम जानते हैं कि W इक्वल टू होता है m इंटू जी, मास इंटू ग्रेविटी एक्सीलरेशन। तो मास इक्वल टू क्या आ जाएगा, वेट अपॉन ग्रेविटी एक्सीलरेशन, तो 3/9.81। तो ये वैल्यू आ गई 0.308 kg। अब इन्होंने पूछा है स्पेसिफिक वॉल्यूम, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम अपॉन मास, तो 2/0.30 मीन्स आ गया 6.54 लीटर पर kg। ठीक है। 6.54 लीटर पर kg मीन्स ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है 77 का। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 78 में इन्होंने पूछा निम्नलिखित में से किस मशीन का प्रयोग ऊपरी मिट्टी को हटाने के लिए किया जा सकता है। ठीक है। तो इसमें स्क्रैपर का प्रयोग जो है ऊपरी मिट्टी को हटाने तथा ढोने एक साथ ही इसका किया जाता है। ये मशीन कुछ इस प्रकार दिखती है। ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ से इस मिट्टी को हटाया जाता है और साथ ही साथ इसको लोड भी किया जा सकता है कहीं पे भी। तो आप यहाँ देख सकते हैं इट कैन स्क्रैप द ग्राउंड एंड लोड इट सीमेंटियसली। मीन्स ये मिट्टी को जो है खरोच भी सकता है, मीन्स उसको जो है रगड़ते हुए साफ भी कर सकता है, और साथ ही साथ उसके साथ ये पीछे की तरफ यहाँ से इसको लोड भी किया जा सकता है किसी भी ट्रॉली में या फिर आपका डंपर वगैरह में। नेक्स्ट फिर से क्वेश्चन 79 की तरफ चलते हैं। 79 में इन्होंने पूछा है कि उस मिट्टी की पहचान करें जो अपने मूल स्थान ओरिजिन पर ही एक्यूमुलेट हो जाती है। ठीक है। एक्यूमुलेट हो जाती है तो उस मिट्टी को क्या कहते हैं, तो उसको मिट्टी को कहते हैं रेजिडुअल सॉइल, और हिंदी में इसको बोलते हैं अवशिष्ट मृदा। अवशिष्ट मृदा। ठीक है। मीन्स इस मिट्टी का कहीं और पे जो है ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता। ये मिट्टी जहाँ चट्टान से टूटती है वहीं आसपास ही जो है रह जाती है, इसलिए इसको जो है रेजिडुअल या अवशिष्ट मृदा कहते हैं। ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं रेजिडुअल सॉइल कैन बी डिफाइंड एज सॉइल मटेरियल विच इज़ द रिजल्ट ऑफ वेदरिंग ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स दैट हैज़ नॉट बीन ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल प्लेस। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 80 में इन्होंने पूछा है कि चुंबकीय मेरिडियन और ट्रू मेरिडियन के बीच क्षैतिज कोण को हम क्या कहते हैं। ठीक है। तो इसे हम कहते हैं डिफ्लेक्शन एंगल। ठीक है। इसे हम कहते हैं डिफ्लेक्शन एंगल। चलिए, तो इसको हम कहते हैं डिफ्लेक्शन एंगल। लेकिन इन्होंने कहा है क्या, चुंबकीय मेरिडियन और ट्रू मेरिडियन। ठीक है। तो इसको हम कहते हैं डिक्लिनेशन, दिक्पात कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी जो है सही है। और विक्षोभ कोण किसे कहते हैं, यदि अग्र रेखा और पश्च रेखा के साथ साथ जो कोण बनाती है उसी को हम विक्षोभ कोण कहते हैं। इसको ध्यान दीजिए 122 नंबर क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि विक्षेप कोण किसे कहते हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का जो कोण होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम डिक्लिनेशन कहते हैं। आप इसका डिफिनेशन यहाँ दे सकते हैं। चुंबकीय यामोत्तर व सत्य यामोत्तर के बीच बने क्षैतिज कोण को हम दिक्पात कहते हैं। ठीक है। लेकिन विक्षेप कोण से भी क्वेश्चन पूछा गया है जो कि 122 नंबर क्वेश्चन है। अब बात आते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की। 81 में इन्होंने पूछा कि आपको सिंगल रिइंफोर्स्ड बीम में स्टील रिइंफोर्समेंट का प्रयोग कहाँ करना चाहिए। ठीक है। तो हमेशा याद रखिए ये हमेशा न्यूट्रल एक्सिस के नीचे किया जाता है टेंसाइल जोन में। तो जैसे ये कोई बीम है जिसकी माप जो है मैंने यहाँ दिया है, ये बी है और इसका इफेक्टिव डेप्थ डी है, और यहाँ पे 4 छड़ें जो है डाली गई हैं। तो ये आपका कहाँ डाला जाता है, ये टेंशन जोन है होता है किसी भी बीम का,
और ये जो है इसका कंप्रेशन जोन होता है। तो स्टील जो है हमेशा इसके टेंशन जोन में डाली जाती है। तो 81 नंबर का जो आंसर सही है वो सी है, टेंसाइल जोन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की। तो 82 में इन्होंने पूछा है कि चट्टानों से छोटे पतले और नियमित पत्थर ग्रेनाइट नीज जो है प्राप्त करने के लिए किस मेथड का यूज किया जाता है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं इसका सही ऑप्शन। तो इसमें जो है बेसिकली वेजिंग एक प्रोसेस होती है जिसे हिंदी में पच्चड़ विधि कहते हैं। यह कॉस्टली सॉफ्ट एंड स्ट्रेटिफाइड रॉक फॉर स्मॉल थिन के लिए प्रयोग की जाती है। ठीक है, इसमें जो सैंड स्टोन, लाइम स्टोन, लेटराइट, मार्बल, स्लेट, ठीक है, इन सभी का ये सभी जो पत्थर होते हैं इनको जो है हम बेसिकली वेजिंग से प्राप्त करते हैं। सेकंड क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि हीटिंग तापीय विधि यूज्ड फॉर दोज रॉक्स हुज थर्मल एक्सपेंशन इज वेरी लो। मतलब ये उन चट्टानों के लिए किया जाता है जिनका तापमान के साथ जो है प्रसार बहुत कम होता है। तो इसमें कौन कौन सी सॉइल आती है, तो इसमें आती है इसमें कौन कौन से रॉक आती है, तो इसमें आती है ग्रेनाइट, नीज, और हमारे क्वेश्चन में ग्रेनाइट और नीज ही है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 82 का सी। एक और होता है डिगिंग विधि, खुदाई विधि। यह छोटे मात्रा में उत्खनन हेतु किया जाता है। यह छोटी मात्रा में उत्खनन हेतु किया जाता है। ठीक है, इसमें जो इसके जो पत्थर हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। जो सर्पेंटाइन और जिप्सम जो है वो है डिगिंग मेथड से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है ब्लास्टिंग। तो ब्लास्टिंग से जो है लार्ज स्केल पे बड़ी मात्रा में प्रयोग किया जाता है। जब बहुत अनचाहे अनगढ़े पत्थर जो है आपको छोटे छोटे टुकड़ों में, जैसे जो रेल की गिट्टियाँ वगैरह होती हैं, ये जो आपको प्राप्त की जाती हैं वो इसी विधि से प्राप्त की जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में इन्होंने पूछा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में ईयर्स परचेज के लिए सही सूत्र क्या है। मीन्स ईयर परचेज वर्ष लब्धि को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमेशा याद रखिए 83 का सॉल्यूशन इस तरह का है। ईयर्स परचेज वर्ष लब्धि बराबर होता है 100 बटे ब्याज दर। तो 100 बटे ब्याज दर हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है सही है 83 का। 84 क्वेश्चन नंबर इन्होंने पूछा है। 84 में इन्होंने पूछा कि हवा में सूक्ष्म आकार माइक्रोस्कोपिक साइज के ठोस या तरल कण के फैलाव को किससे प्रदर्शित करते हैं। तो इसको हम एरोसोल्स बोलते हैं। ठीक है, ये एयर एंड नॉइज चैप्टर से जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एरोजोल हवा में सूक्ष्म आकार के माइक्रोस्कोप साइज के ठोस या तरल कण के फैलाव को संदर्भित करता है। ठीक है, निम्नलिखित विभिन्न एरोसॉल हैं जैसे धुआं, धूल, धुंध और कुहासा, ये सभी जो है एरोसॉल्स के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 85 क्वेश्चन में पूछा गया कि 1.5 मीटर, 2.4 मीटर, 3.3 मीटर, 4.4 मीटर ऑर्डिनेट्स वाले क्षेत्र पर विचार कीजिए। D=15 दिया है तो सिम्पसन का नियम का उपयोग करते हुए ट्रेवर्स का एरिया ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका जो सॉल्व करने का तरीका है वो पहले हम जान लेते हैं कि इसका फार्मूला क्या होता है। ठीक है, चलिए, तो इसका जो फार्मूला होता है वो कुछ इस प्रकार है कि इसका जो फार्मूला सिम्पसन का रूल का जो फार्मूला होता है वो होता है A1 = D/3 O1 + O3 ऑर्डिनेट नंबर 1 एंड ऑर्डिनेट 3 + 4 O2। ठीक है, तो हम पहले ये A1 हो गया तो पहले A1 कैलकुलेट कर लेते हैं। तो A1 = 50/3 O1 जो है हमारा यहाँ पे पहला ऑर्डिनेट ये है O1। ठीक है, ये हमारा ऑर्डिनेट है O2, ये हमारा है O3, ये है हमारा O4। ठीक है, तो O1 की वैल्यू 1.5 हो गई और O3 की वैल्यू 3.3 हो गई और प्लस 4 O2 की वैल्यू जो है 2.4 हो गई। तो A1 की वैल्यू आ गई 72 मीटर स्क्वायर। इसी प्रकार A2 को सॉल्व कर लेंगे तो A2 = हो जाएगा D/2 O3 + O4। तो 15/2 O3 की वैल्यू 3.3 प्लस O4 की वैल्यू 4.4, तो ये वैल्यू हो गई 57.75। टोटल एरिया इक्वल टू हो जाएगा A1 + A2 और जो इसको जब ऐड कर देंगे तो ये जो टोटल आंसर इसका आ जाएगा 129.75 मीटर स्क्वायर। इसको आयोग ने गलत माना है क्योंकि इन्होंने ऐसा कोई विकल्प जो है यहाँ पे नहीं दिया था। ठीक है,
85 के क्वेश्चन में। नेक्स्ट आते हैं 86 नंबर क्वेश्चन। 86 में इन्होंने माना है कि मान लें बल F द्वारा विस्थापन D द्वारा ज्ञात किया है। यदि बल और लंबाई दोनों को इस प्रकार संशोधित किया जाए कि F बराबर 2F D इक्वल टू 3D, तो ऐसी स्थिति में फाइनल वैल्यू क्या होगा। तो देखिए फाइनल वैल्यू W नेट इक्वल टू होता है पूरा एनर्जी जो भी कार्य किया गया है वो। तो नाउ इफ़ F इक्वल टू 2F है और D इक्वल टू 3D है तो W नेट इक्वल टू हो जाएगा, फार्मूला जो होता है वो क्या होता है 2F इंटू 3D कॉस थीटा। अब हमने इसका वैल्यू जो है रख दिया तो हमारे टोटल जो आ रहा है हमारा 6FD आ रहा है। तो सही ऑप्शन है हमारा 86 का C। नेक्स्ट ये मैकेनिक्स से क्वेश्चन था आपका, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। अब बात करते हैं 87 नंबर क्वेश्चन में। तो इन्होंने इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के सीमेंट का प्रयोग जल प्रतिधारक वाटर रिटेनिंग संरचनाओं के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ठीक है चलिए, तो ये क्वेश्चन ही गलत है। क्यों गलत है आप समझ पा रहे होंगे कि इसका जो है इसको मैं गलत क्यों कह रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं गलत क्यों कह रहा हूँ आप देख सकते हैं। इंग्लिश में इन्होंने क्वेश्चन में जो है ग्रेडिंग के बारे में पूछ लिया है, फाइनेस मॉड्यूलस के बारे में, और जबकि इसे हिंदी में वाटर रिटेनिंग सीमेंट के बारे में पूछ लिया है। तो इसलिए आयोग ने इस क्वेश्चन को गलत मान दिया था। लेकिन फाइनेस मॉड्यूलस क्या होता है, तो फाइनेस मॉड्यूलस का जो आयोग ने इसे फाइनेस मॉड्यूलस सही आंसर दिया था। तो फाइनेस मॉड्यूलस इक्वल टू होता है ये एवरेज पार्टिकल को रिप्रेजेंट करता है, और फाइनेस मॉड्यूलस FM को F से फाइन M से मॉड्यूलस, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं समेशन ऑफ क्यूमुलेटिव परसेंटेज डिवाइड बाई 100। ठीक है, ओके। नाउ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 88 का। 88 में इन्होंने पूछा कि सीमेंट निर्माण के लिए कच्चा माल निम्नलिखित में से किस खदान से निकाला जाता है। तो लाइमस्टोन, क्योंकि आप जानते हैं सीमेंट के निर्माण में सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा जो है चूने पत्थर की होती है, जिसका परसेंटेज वैल्यू होता है 60 से 65% तक इसको यूज किया जाता है सीमेंट के मैन्युफैक्चर में। तो सही ऑप्शन है हमारा 88 का D। नेक्स्ट बात आते हैं क्वेश्चन नंबर 89 में। 89 में इन्होंने पूछा है कि कंक्रीट का निम्न में से कौन सा ग्रेड मानक या मध्यम शक्ति कंक्रीट में आता है। तो आइए देख लेते हैं। लीन कंक्रीट जो होता है, अगर मैं लीन कंक्रीट की बात करूं तो ये M5 से M7.5 तक के ग्रेड को लीन कंक्रीटिंग कहते हैं, और ऑर्डिनरी कंक्रीट को M10 से M20 कहते हैं। स्टैंडर्ड कंक्रीट जो होता है वो M25 से M16 तक होता है। तो इन्होंने कहा है कि कौन सा ग्रेड मध्यम कंक्रीट के अंतर्गत आता है, तो आप उसे मध्यम में स्टैंडर्ड में ले सकते हैं, जो कि आपका M40 आएगा। क्योंकि साधारण में तो M20 तक आ रहा है, तो मध्यम में जो है M25 से M60 है। तो हमारा सही ऑप्शन जो है M40 है, जो कि इसके बीच में आ रहा है, मीन्स M25 से M60 के बीच में आ रहा है, मीन्स ये स्टैंडर्ड कंक्रीट है। अगर हमसे यही पूछ लेता कि अतिशक्ति कंक्रीट कौन सी होती है, तो हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट में हम लेते हैं, जो कि M65 से M100 तक लिया जाता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 में इन्होंने पूछा है कि चित्र में दिखाए गए ईंट बंधन को सटीकता से पहचानें। तो ये बेसिकली जो है एक इंग्लिश बॉन्ड जो है वो भी कितने का है, तो 1.5 ईंट का ये इंग्लिश बॉन्ड है। ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये आपको क्या दिख रहा है, सामने क्या दिख रहा है, हेडर। ठीक है, सब में हेडर दिख रहा है, और जबकि इसमें जो है आपको केवल स्ट्रेचर दिख रहा है। ठीक है, तो इसे जो है आप 1.5 ईंट की जो है मोटी दीवार रख सकते हैं। ठीक है, 1 ईंट क्योंकि स्ट्रेचर में हो गया, और हाफ ये जो है आप स्ट्रेचर और हेडर में जो है हाफ लेंगे, तो ये 1.5 ईंट मोटी ईंटी दीवार हो सकती है, जो कि 90 का C नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात आते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ। 91 में इन्होंने पूछा है 91 में इन्होंने पूछा है कि पेंट के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित का विचार कीजिए। तो आई इसमें पूछा इन्होंने ब्लीडिंग क्या होती है। ब्लीडिंग क्या होती है, तो एक ऐसी स्थिति जिसमें जो है एक ऐसी स्थिति जिसमें नीचे के कोट के ऊपरी पेन रंगीन के प्रसार में डिफ्यूज़न हो जाता है। तो इसका A2 हो जाएगा इसका, और B में उन्होंने पूछा है बिटनेस क्या होती है। तो आइए यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है,
ब्लीडिंग क्या होती है? नीचे के कोट से ऊपरी कोट के रंगीन सामग्री का प्रसार, इसको ब्लीडिंग कहते हैं। और बिटनेस किसे कहते हैं? एक ऐसी स्थिति जिसमें छोटे कण पिंड का वर्निश की फिल्म की सतह के ऊपर एक खुरदरी सतह उत्पन्न करते हैं, इसे बिटनेस कहते हैं। ब्लिस्टरिंग कहते हैं पेंट फिल्म की नमी या वाष्पशील पदार्थों के कारण जब फूल जाती है तो उसे हम ब्लिस्टरिंग कहते हैं। अब ब्लूमिंग किसे कहते हैं? वर्निश या इनेमल की सतह पर एक सफ़ेद पदार्थ की उपस्थिति को ही हम जो है ब्लूमिंग कहते हैं। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन जो है इसका सही विकल्प है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 92 में हमसे क्या इन्होंने पूछा है? तो इन्होंने पूछा है कि दिशाओं की प्रत्यक्ष गणना डायरेक्ट कंप्यूटेशन ऑफ डायरेक्शन अर्थात क्षैतिज कोण को निम्नलिखित में से कौन सा सुविधाजनक और पोर्टेबल उपकरण है? तो प्रिज्मेटिक कंपास जो है सबसे अच्छा उपयोग है अगर क्षैतिज कोण आप मेजर कर रहे हैं तो, ठीक है। नहीं सॉरी, इससे तो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों मेजर हो जाएंगे, केवल हमसे क्षैतिज की बात किया है इन्होंने, तो इन्होंने केवल क्षैतिज का बात किया है तो इसमें हो जाएगा सेक्सटेंट। अब आइए देख लेते क्या होता है। यह एक सरल प्रकार का कोण मापी यंत्र है जो प्रकाशीय सिद्धांत पर कार्य करता है। उसका फिगर ये है, ये जो है आपका फिगर है सेक्सटेंट का, ठीक है। ये होता है सेक्सटेंट का। ये जो है बेसिकली हॉरिजॉन्टल एंगल को जो है नॉर्मल है हॉरिजॉन्टल एंगल को मेजर करता है। यहाँ से इसकी रीडिंग ली जाती है, यहाँ से इसकी रीडिंग ली जाती है, और ये आई वेन है जिससे लच को भेदित करते हैं, और ये ऑब्जेक्ट वेन है जिससे कि लच को भेदित किया जाता है। नेक्स्ट प्रिज्मेटिक कंपास क्या होता है? तो प्रिज्मेटिक कंपास कुछ इस प्रकार होता है, इस प्रकार ये इसका ऑब्जेक्ट वेन होता है, ये इसका ग्रेजुएटेड सर्कल होता है जो 0 से 360 डिग्री तक बना होता है, ये इसका आई वेन होता है, और ये ग्रेजुएटेड रिंग होती है, ठीक है। और ये जो है आपका जो है स्क्रू होता है जो कि स्टॉप करता है। यह दो बिंदुओं के बीच का लक्ष्य भेदित कर दिक्मान पढ़ने के में प्रयोग में लाया जाता है। और डंपी लेवल क्या प्रयोग करता है किया जाता है? तो इनका प्रयोग मुख्यतः किसी बिंदु की उच्चता या निम्नता को ज्ञात करने के लिए गज का पाठ्यांक पढ़ने के लिए किया जाता है, जो कि कुछ इस प्रकार होता है, ठीक है। तो ये डंपी लेवल होता है जिससे HI वगैरह हम फाइंड आउट करते हैं, किसी भी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट फाइंड आउट करते हैं, RL फाइंड आउट करते हैं, रेफरेंस लेवल और जो है BS या फाइंड आउट करते हैं, FS फाइंड आउट करते हैं, इंटरमीडिएट साइड फाइंड आउट करते हैं। तो ये जो है डंपी लेवल उसके काम में लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 में आता है, क्वेश्चन इन्होंने पूछा कि उस विकल्प की पहचान करें जो नीचे दिए गए कथनों को ढंग से पूरा करता है। इसमें है ट्रैकोमेट्री अवलोकन द्वारा प्रत्यक्ष दूरी में क्या मेजर करते हैं आप, ठीक है। तो ढलान सुधार की आवश्यकता होती है, पुल सुधार की आवश्यकता होती है, ढलान व पुल दोनों की आवश्यकता नहीं होती, पुल और जो है सुधार की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन है सी कि इसमें किसी भी की भी आवश्यकता नहीं होती है, टैकोमेट्रिक में किसी भी करेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ चलते हैं, ठीक है, ठीक है। और टैकोमेट्री का जो फार्मूला था वो D=KS+C होता है, जहाँ एडिटिव कांस्टेंट इसका जो है 0 लिया जाता है और मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट 100 लिया जाता है, ठीक है। चल अब इन्होंने पूछा है कि उस तकनीक की पहचान करें जिसमें आमतौर पर किसी रफ या कंटूरिंग के लिए किया जाता है जहाँ सामान्य तल पर कठिन ऑर्डरिंग लेविंग चेनिंग इनकरेक्ट होती है, इनएक्यूरेट होती है, आप कह सकते हैं। मीन्स अगर कहीं पे ढाल है, ऊबड़ खाबड़ सतह है, या फिर जहाँ तक पहुँचना आसान नहीं है, वहाँ पे आप जो है किस तकनीक का प्रयोग करते हैं? तो वहाँ पे हम टैकोमेट्री जो है तकनीक का प्रयोग करते हैं। वो कुछ इस प्रकार है, इसका फार्मूला ये होता है, और हम इससे निकली हुई किरण की बेसिकली S स्टेडिया फाइंड आउट कर लेते हैं, और इसके बीच की दूरी फाइंड आउट कर लेते हैं, और ये फार्मूला लगा के हम जो है उसकी दूरी पता कर लेते हैं। तो इसको कहते हैं टैकोमेट्री सर्वेइंग। तो 94 का बी ऑप्शन सही है। आइए देख लेते हैं इसके डिफिनेशन अगर जानना चाहते हैं आप। तो टैकोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ सर्वेइंग इन विच हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंसेस आर डिटरमाइंड। मीन्स यह वह तकनीक है सर्वेइंग की जिसमें क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर दूरियों को मेजर किया जाता है, बाकी बाई टेकिंग एंगुलर ऑब्जर्वेशन विद इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एज टैकोमीटर। टैकोमीटर सर्वेइंग इज अडॉप्टेड इन रफ और डिफिकल्ट वेयर डायरेक्ट लेवलिंग एंड चेनिंग आर नॉट पॉसिबल।
मीन्स यह उन क्षेत्रों में किया जाता है जहाँ पे डायरेक्ट आप जो है उसकी लेवलिंग या फिर चैनिंग जो है नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आइए और देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 में इन्होंने पूछा है कि दिए गए चित्र में दिए गए छत का नाम जो है क्या है। ठीक है, तो इसे हम बेसिकली लीन टू रूफ बोलते हैं, लीन टू रूफ। ठीक है, ये बेसिकली जो है ढालू छतों के अंतर्गत ये छत आती है। चलिए नेक्स्ट इन्होंने पूछा है कि दिए गए उपकरण की पहचान करें, तो ये बेसिकली जो है इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट है। ठीक है, इसे 96 का बी, ये इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट में आता है। ठीक, अब इसमें डाईऑप्ट्रा कैसा होता है, तो डाईऑप्ट्रा आपका इस प्रकार होता है, और यह जो है एस्ट्रोनॉमर्स जो खगोल वैज्ञानिक होते हैं वो जो है सितारों की जो है स्थिति का पता लगाने के इसलिए इसका प्रयोग करते हैं। जबकि इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट का प्रयोग हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि थियोडोलाइट का प्रयोग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल को मेजर करने के लिए किया जाता है, मीन्स क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर कोणों को मेजर करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आता है ग्राफोमीटर। तो ग्राफोमीटर का प्रयोग क्या कहते हैं, तो ग्राफोमीटर सेमी सर्कल का होता है और इसका प्रयोग जो है एंगल को मेजर करने के लिए करता है, जो कि 180 डिग्री तक जो है इसमें जो है मेजर किया जा सकता है। नेक्स्ट होता है जियोडोमीटर। तो जियोडोमीटर जो है आपका कुछ इस प्रकार होता है, ये है जियोडोमीटर, और इसका प्रयोग जो है हम दूरी मेजर करने के लिए किया जा सकते हैं। इसका आप देख सकते हैं डिफरेंस है, जियोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज वर्क्स ऑन द बेस्ड ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ मॉड्यूलेटेड लाइट वेव्स। ठीक है, और इस ये जो है द स्टैंडर्ड मेजरमेंट ऑफ जियोडोमीटर इज 510 इज प्लस माइनस 5.1 mm। ठीक है, इट इज़ मोर सुटेबल फॉर नाइट टाइम ऑब्जर्वेशन एंड रिक्वायर्स अ प्रिज सिस्टम फॉर लाइन रिफ्लेक्टिंग वेव्स। यह बेसिकली नाइट के समय किया जाता है। इसका नाम जो है स्वीडिश जियोलॉजिकल सर्वे वैज्ञानिक के नाम पे जो है इसका नाम पड़ा है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 97 में इन्होंने पूछा है कि कम उम्र में शौक के लकड़ी टिम्बर के शरीर पर अनियमित इरेगुलेशन प्रोजेक्शन को हम क्या कहते हैं, तो इसको हम बल्स कहते हैं, इसको हम बल्स कहते हैं। ठीक है, बल्स क्या होता है, इरेगुलर प्रोजेक्शन अपीयर ऑन द बॉडी ऑफ टिम्बर बिकॉज ऑफ शॉक एट यंगर एज। ठीक है, मीन्स जब पेड़ बहुत छोटा होता है, ठीक है, या फिर नया नया होता है, तो उस पर जो है शॉक के कारण जो है जो चोट लग जाती है, उसी के कारण इरेगुलर प्रोजेक्शन कुछ बाहर की तरफ तने निकल जाते हैं, जिसको हम बल्स कहते हैं। ठीक है, कैलस किसे कहते हैं, तो अ सॉफ्ट टिश्यू विच कवर्स द वाउंड ऑफ द ट्री, मीन्स किसी पेड़ के घाव को जो कवर करता है उसको हम कैलस बोलते हैं। केमिकल स्टेन क्या होता है, द केमिकल एक्टिविटी ट्रिगर डिस्कलरेशन, मीन्स पेड़ इसकी केमिकल स्टेन की वजह से पेड़ का कलर चेंज हो जाता है। कोर्स ग्रेन क्या होता है, तो एनुअल रिंग्स आर वाइडेंड, द ट्री ग्रोज क्विकली एंड दस टिम्बर हैज़ लेस स्ट्रेंथ। ठीक है, इसके कारण जो है पेड़ की जो स्ट्रेंथ होती है वो रिड्यूस हो जाती है जब पेड़ बहुत तेज़ी से जो है बढ़ रहा हो। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं डेड वुड क्या होता है, वुड हार्वेस्टेड फ्रॉम स्टैंडिंग डेड ट्री, मीन्स कोई पेड़ जो है जब गिरा दिया जाता है तो उस अवस्था में जो पेड़ मिलता है उसे डेड वुड कहते हैं। ड्रॉक्सिनेस क्या होता है, वाइट डिके स्पॉट्स बाय फंगी, मीन्स फंगी के कारण जो है कवकों के द्वारा जो है जब पेड़ को जो है वाइट सफ़ेद पाउडर में बदल दिया जाता है, जिसे घुन कहते हैं, लग जाता है तो उसे सफ़ेद में बदल देता है, उसी को हम ड्रॉक्सिनेस कहते हैं। फॉक्सिनेस क्या होता है, जब यह वेंटिलेशन, पुअर वेंटिलेशन, जब पेड़ को सही से संवातन नहीं मिलता है, नहीं से सूख पाता है, तो उस कारण जो रोग उत्पन्न होता है उसे फॉक्सिनेस कहते हैं। नॉट्स क्या होता है, जब पेड़ को काट दिया जाता है, किसी डाल को काट दिया जाता है, वहाँ पे एक गांठ का निर्माण हो जाता है जिसे हम नॉट्स कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 98 की तरफ। 98 में इन्होंने पूछा है कि लोड फैक्टर की गणना आप कैसे करते हैं, उसका परिणाम ज्ञात करने में क्या सहायता प्रदान करता है। तो लोड फैक्टर इक्वल टू जान लीजिए क्या होता है, लोड फैक्टर इक्वल टू होता है कोलैप्स लोड बटे वर्किंग लोड, या कभी कभी इसे बोलते हैं टोटल डिजाइन स्ट्रेंथ बटे मैक्सिमम लोड। ठीक है, तो टोटल डिजाइन स्ट्रेंथ बटे मैक्सिमम लोड।
तो इसे मैक्सिमम डिजाइन स्ट्रेंथ बटे टोटल रिजर्व, या आप इसे ये ले सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका, 98 का है। चलिए नेक्स्ट इन्होंने क्वेश्चन नंबर 99 पूछा है कि उस चित्र की सहायता से आपको ये क्या दिखाता है। तो ये बेसिकली हमारा क्वार्ट्ज है, सैंड है, मीन्स ग्रेनाइट टाइप का है। ठीक है, तो इसका 99 का ए नंबर ऑप्शन सही है। 100 में इन्होंने पूछा है कि दिए गए चित्र में बताइए कौन सा बॉन्ड है। ठीक है, तो यह बेसिकली जो है क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि यह रैकिंग बॉन्ड का एक टाइप है, और इसमें देखिए रैकिंग बॉन्ड भी है और जिगजैग भी है, जबकि जिगजैग भी रैकिंग बॉन्ड का एक प्रकार है। इसलिए आयोग ने इस प्रश्न को निरस्त कर दिया है, क्योंकि ये दोनों विकल्प नहीं हो सकते ना। या तो ये ऑप्शन देते कि आपका, या तो ये विकल्प में देते कि सी एंड डी, तब तो हम लगा सकते थे। लेकिन जब सी और डी दोनों ही टाइप रैकिंग बॉन्ड के टाइप हैं, तो हम इसको कैसे सही कर सकते हैं। तो इसलिए 100 क्वेश्चन को जो है आयोग ने गलत माना था, क्योंकि इसके विकल्प देने में इन्होंने गलती कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101 क्वेश्चन नंबर में पूछा है इन्होंने कि फाइन एग्रीगेट कितनी mm की चालनी से होकर गुजरता है। तो यह जो है 4.75 mm की चालनी से होकर गुजरता है। तो फाइन एग्रीगेट जो है 4.75 mm IS चालनी से गुजरता है, जबकि कोर्स एग्रीगेट जो है 4.75 की IS चालनी पर रुक जाता है। याद रखिए, अगर 4.75 mm से कोई भी एग्रीगेट पास हो जाए तो उसे फाइन एग्रीगेट, और अगर उसी पर रुक जाए 4.75 में तो उसे कोर्स एग्रीगेट कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 102 पे इन्होंने पूछा है कि जहाँ ढीली मिट्टी बहुत गहराई तक फैली हो, वहाँ पे आप किस फाउंडेशन का प्रयोग करते हैं। तो आप हम जानते हैं कि यह डीप फाउंडेशन का एक प्रकार होता है, जिसको हम पाइल फाउंडेशन कहते हैं। ये डीप फाउंडेशन प्रयोग की जाती है, जो कि डीप फाउंडेशन का एक टाइप होता है, पाइल फाउंडेशन। ग्रिलेज फुटिंग फाउंड आउट की जाती है, ठीक है, जहाँ दलदली क्षेत्र हो, दलदली क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इन्वर्टेड आर्च फुटिंग ये भी वहीं किया जाता है, और राफ्ट फुटिंग जो है ये भी आपका कम जो है, जहाँ पे मिट्टी की जो बियरिंग कैपेसिटी होती है वहाँ पे इसको प्रयोग किया जाता है। लेकिन बहुत अधिक गहराई प्रयोग करना है तो आप पाइल फाउंडेशन यूज करेंगे। ठीक है, चलिए आप देख सकते हैं पाइल फाउंडेशन कहाँ प्रयोग की जा सकती है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 103 में इन्होंने पूछा है कि उस उपकरण की पहचान करें जो प्रवाह की दर के साथ साथ कुल प्रवाह टोटल फ्लो को भी माप सकता है। तो ओरिफिस मीटर जो है बेसिकली देखिए यह विसर्जन की मात्रा को केवल ज्ञात करता है, मीन्स क्यू को फाइंड आउट करता है। एनीमोमीटर से वायु का वेग मापते हैं, जबकि लॉब्ड इम्पलर फ्लो मीटर से आप प्रवाह की दर और कुल प्रवाह दोनों मेजर कर सकते हैं। तो 103 का बी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 104 104 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 104 में इन्होंने पूछा है कि उन कथनों की पहचान करें जिन्हें सर्वेक्षण में साधारण थियोडोलाइट की निष्पादित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, चलिए 107 में, तो इसमें जो है सेकेंड और थर्ड जो है सही है कि देखिए क्षैतिज दूरी को हम नहीं मेजर कर सकते हैं डायरेक्ट थियोडोलाइट से, और ज़मीन के क्षेत्रफल का निर्धारण इससे नहीं कर सकते हैं। जबकि थियोडोलाइट से हम क्या कर सकते हैं, तो थियोडोलाइट से हम क्षैतिज दूरी का ऊर्ध्वाधर कोण माप सकते हैं और रेखाओं के बिंदु का स्थान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन 104 का डी है। ये दो काम हम नहीं कर सकते हैं, जिससे क्षैतिज दूरी और दूसरा क्षेत्रफल का निर्धारण। चलिए 105 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 105 नंबर क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है कि टी बीम संरचना पर विचार कीजिए और इसकी कुल गहराई उसके स्पान का कितना लिया जाता है, मतलब पार्ट का कितना लिया जाता है। ठीक है, तो देखिए यह मोटे तौर पर पार्ट का 10 से पार्ट बटे 20 लिया जाता है। ठीक है, पार्ट का 10 से पार्ट बटे 20 लिया जाता है, मीन्स हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, जो कि 15 से पार्ट बटे 20 जो है जो कि इसके 20 लाई कर रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। लेकिन यही अल्प भार के लिए पार्ट बटे 15 से पार्ट बटे 20 में स्पान बाई 15 टू स्पान बाई 20 लिया जाता है। मध्यम भार है तो पार्ट बटे 12 से पार्ट बटे 15 लिया जाता है, और अति भारित है तो आपका जो है पार्ट बटे 10 से पार्ट बटे 12 लिया जाता है।
और एक बात याद रखिए जो कि 2015 के जेईई में पूछा भी गया था ये क्वेश्चन, कि रिब की जो चौड़ाई होती है धरन की कुल गहराई का 1/3 से 2/3 लिया जा सकता है। ये क्वेश्चन आपको बता दूं, जब पार्ट 1 आप देखेंगे यूपी ट्रिपल एस सी जेईई 2015 का क्वेश्चन पेपर, तो हमें ये पूछा गया है। ठीक है, पार्ट क्या होता है, किन्हीं भी दो सपोर्टों के अंदर की दूरी को जो है पार्ट कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 106 की तरफ चलते हैं। 106 नंबर में उन्होंने पूछा है कि प्रिज्मिक कंपास मुख्यतः किसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो इससे प्रिज्मिक कंपास से आप 2-3 क्वेश्चन आप देख चुके हैं। ठीक है, तो बिना समय गंवाए हम इसका सही ऑप्शन कर सकते हैं कि हम इससे इंक्लूडेड एंगल और बियरिंग जो है मेजर करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 107 107 की तरफ। 107 में इन्होंने पूछा है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगें निम्नलिखित में से किस पैरामीटर को सबसे कम प्रभावित करती हैं। तो आयोग ने इस प्रश्न को जो है गलत माना है। ठीक है, क्योंकि इसका कोई विकल्प ही नहीं दिया था इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि धातुकरण की प्रक्रिया में भारतीय रेलवे पुलों की पेंटिंग में किस धातु का प्रयोग किया करता है। तो इसमें जो है बेसिकली मुख्य प्रयोग जो है जिंक का किया जाता है। यह वायुमंडलीय तथा रासायनिक प्रतिरोधी होता है। तो 108 का आप जो है जिंक जो है सही ऑप्शन है, और 108 का ए नंबर। 109 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पद टैकोमेट्रिक सर्वेक्षण से संबंधित नहीं है। तो मल्टीप्लाइंग एंड एडिटिव कांस्टेंट, तो मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट लिया जाता है टैकोमेट्री में 100, एडिटिव कांस्टेंट लिया जाता है 0, और सब्सटेंस बार से हम एंगल मेजर करते हैं, स्टेडियम मेथड से हम डिस्टेंस मेजर करते हैं, जबकि सर्वेक्षण का रेडिएशन मेथड यह प्लेन टेबल के अंतर्गत आता है। यह प्लेन टेबल के अंतर्गत आता है। तो हमारा जो है 109 का जो सही आंसर है वो है हमारा डी। नेक्स्ट है 110 नंबर क्वेश्चन। 110 नंबर क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जब आप चाहते हैं कि पानी के प्रवाह की दिशा विपरीत दिशा में ना होकर एक ही दिशा में हो, तो वहाँ पे आप किस प्रकार के वाल्व का प्रयोग करते हैं। तो वहाँ पे हम रिफ्लेक्स वाल्व का प्रयोग करते हैं। आइए कुछ वाल्व्स के बारे में पढ़ लेते हैं। प्रेशर रिलीफ वाल्व, इसका प्रयोग पाइपलाइन में उत्पन्न अधिक दाब को कम करने के हेतु किया जाता है। स्लुइस वाल्व, यह वाल्व लाइन में जल प्रवाह को बंद करने व नियंत्रण करने के लिए लगाया जाता है। रिफ्लेक्स वाल्व, यह एक स्वचालित वाल्व होता है जो पाइपलाइन में एक ही दिशा में पानी को बहने देता है। चलिए ओके, एक नेक्स्ट है आपका एयर रिलीफ वाल्व, यहाँ पे जिसको डिस्कस नहीं किया डिटेल में। तो एयर रिलीफ वाल्व जो है बेसिकली अगर कोई पाइपलाइन में एयर्स बन जाते हैं तो उसको एयर बबल को निकालने के प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने पूछा है 111 में कि यस1 और यस2 रूप के विशिष्ट आयतन वाले दो तरल पदार्थों पर विचार करें, उनके द्रव्यमान घनत्व तो D1 और D2 के बीच क्या संबंध होगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा कि D1 इज ग्रेटर देन D2 होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। नेक्स्ट है 112 नंबर क्वेश्चन। इसमें इन्होंने पूछा कि मैंसर्ड ट्रस और डैश ट्रस का एक संयोजन है। तो मैंसर्ड ट्रस जो है बेसिकली एक जो है पर्लिन और जो है इसका यह बेसिकली जो है किंग पोस्ट और क्वीन पोस्ट जो है दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये फिगर है इसका, जिसको मैंसर्ड रूफ ट्रस हम बोलते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है भारी लोड आरसीसी कॉलम और लंबे स्पैन आरसीसी मोटार के लिए आप किसका अनुपात प्रयोग करते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 113 में। हैवी लोडेड आरसीसी कॉलम के लिए जो हम 1:2:4 का प्रयोग करते हैं, यूपी ट्रिपल एस सी ने इसको निरस्त कर दिया है, क्योंकि हैवी लोडेड के लिए इन्होंने कोई भी विकल्प 1:2:4 का नहीं दिया है। इस वजह से इस क्वेश्चन को गलत माना है। नेक्स्ट आते हैं 114 नंबर क्वेश्चन पे। 114 नंबर क्वेश्चन में उन्होंने पूछा कि डैम प्रूफ कोर्स की गणना के लिए माप में आप कौन सी विधि सही है। तो इसमें पूछा इन्होंने कि ठीक है 114 नंबर में, तो हमेशा याद रखिए कि डीपीसी जो है भवन के कुर्सी तल पर या जीएल से 15 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर 25 से 40 mm में मोटाई में डाला जाता है। ठीक है, तो इसमें लिखा है कि मोटे दर्शाते हो तो अनुसार मापा जाता है विवरण में ढांचा वर्ग। तो इसका जो सही विकल्प है आपका, इसका सही विकल्प है आपका बी।
घन मीटर में तो बिल्कुल नहीं मेजर किया जाता है। अगर डीपीसी की मैं बात करूँ तो इसको मेजर किया जाता है आपका मीटर स्क्वायर में, ठीक है। और यह 25 से 40 mm में जो है डाला जाता है 15 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर ग्राउंड लेवल से, या फिर आप समझ लीजिए प्लेन्थ लेवल से। नेक्स्ट पूछा इन्होंने कि टोटल स्टेशन का उपयोग सीधे गणना के लिए किया जा सकता है, ठीक है। तो टोटल स्टेशन से हम क्षैतिज कोण में मेजर कर सकते हैं, लंबवत कोण मेजर सकते हैं, ढालू दूरी मेजर कर सकते हैं, बट पानी का पीएच इससे नहीं मेजर किया जाता है क्योंकि ये सर्वेइंग का इंस्ट्रूमेंट है। और हवा का जो है लेवल भी इससे मेजर नहीं किया जा सकता, जो कि ये भी आपका गलत है, ठीक है। तो आप देख लीजिए 1 2 4 जिसमें भी होगा वो आपका विकल्प सही है, मीन्स डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 116 116 नंबर क्वेश्चन। इसमें इन्होंने पूछा है कि आपका लैटिट्यूड दिया है, डिपार्चर दिया है, पीक्यू की लंबाई पूछा हुआ है इन्होंने, जो कि थीटा का एंगल नहीं दिया है इन्होंने। तो इस वजह से आयोग ने इस क्वेश्चन को गलत मान लिया, क्योंकि इससे आप जानते हैं लैटिट्यूड इक्वल टू होता है डी जो भी दिया डी और कॉस ऑफ थीटा होता है, तो इन्होंने थीटा का एंगल नहीं दिया है, इस वजह से इस क्वेश्चन को गलत माना है आयोग ने। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 117। तो क्वेश्चन नंबर 117 में इन्होंने पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑक्सीजन युक्त विलायक जिसका जो है उपयोग कोटिंग्स के लिए किया जाता है। चलिए यहाँ देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्सीजनेटेड सॉल्वेंट यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कोटिंग्स, ठीक है। तो इसमें जो एस्टर्स है बेसिकली जो है इसका प्रयोग किया जाता है। यह एक ऑक्सीजन युक्त विलायक सॉल्वेंट है जिसका प्रयोग कोटिंग के निर्माण के लिए किया जाता है। सॉल्वेंट क्या होता है, गाढ़े पेंट को जो है पतला करने के लिए जो है सॉल्वेंट प्रयोग किया जाता है। तारपीन का तेल क्या होता है, तो तारपीन का तेल जो है विलायक के रूप में, सॉल्वेंट के रूप में यूज किया जाता है लकड़ी वगैरह के पेंट में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 118 118 नंबर। इसमें पूछा गया एकत्र किए गए डाटा की गणना के लिए टोटल स्टेशन में इकाई में क्या प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जो है प्रयोग किया जाता है माइक्रो प्रोसेसर का, ठीक है। आइए देख लेते हैं। तो लिखा है माइक्रो प्रोसेसर इन टोटल स्टेशन टेक केयर ऑफ द रिकॉर्डिंग्स रीडिंग्स एंड अदर कंप्यूटेशन, ठीक है। मैं माइक्रो प्रोसेसर जो है टोटल स्टेशन में वो रीडिंग को लेता है, रिकॉर्ड करता है और उसकी जो गणना भी जो है यही करता है माइक्रो प्रोसेसर ही, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 119 में। 119 में इन्होंने पूछा है कि रेत और ग्रिड के उच्च प्रभाव के वेग के उपयोग से जंग ऑक्सीकरण के पुराने पेंट को हटाने की प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है, तो इसे ब्लास्ट क्लीनिंग बोलते हैं, ठीक है। यहाँ देख लीजिए ब्लास्ट क्लीनिंग, इसका प्रयोग अपघर्षण सामग्री रेत की धारा के प्रभाव से धातु की वस्तु से रेत हटाने के प्रयोग किया जाता है, ठीक है। फ्लेम क्लीनिंग की बात किया जाए, फ्लेम क्लीनिंग तो यह पेंट रिमूवल है। पेंट अगर बहुत पेंट की पुरानी पपड़ी जमी हो जाती है तो उसको हटाने के लिए हम फ्लेम क्लीनिंग का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए 117 नंबर इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, ये तो हो गया। अब 118 भी हो गया, 119 नंबर भी हो गया। अब चलिए 120 नंबर पूछते हैं। 120 में इन्होंने पूछा है कि जल सीमेंट अनुपात जो है जो प्रयोग किया जाता है कंक्रीट के विभिन्न ग्रेड के लिए, तो वो 0.4 से 0.6 जो है सामान्यतः यूज़ किया जाता है। 121 नंबर क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि हाइड्रोलिक लिफ्ट निम्नलिखित में से किस के अनुप्रयोग सर्वोत्तम दर्शाती है, ठीक है। तो हाइड्रोलिक लिफ्ट जो है पास्कल नियम के पर सिद्धांत पर कार्य करता है। पास्कल नियम क्या है, विरामावस्था में जो है सभी दिशाओं में जो बल होता है या प्रेशर होता है वो इक्वल होता है। P1 = P2 = P3 विरामावस्था में, ठीक है। इसी को कहते हैं हम जो है पास्कल का नियम। 121 का हमारा बी नंबर जो है ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 122 में। 122 में इन्होंने पूछा है कि विक्षेप कोण डिफ्लेक्शन एंगल को क्या कहते हैं हम, तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 80 में ऑलरेडी इसको डिस्कस कर दिया है, ठीक है। इसको जो है आपका डिफ्लेक्शन एंगल क्या होता है। नेक्स्ट आते हैं 123 नंबर क्वेश्चन में। 123 नंबर क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है कि एक मिट्टी के निक्षेपण डिपॉजिट पर विचार करें जिसकी मोटाई 15 सेंटीमीटर और वाइड रेशियो 1 है। सेटलमेंट के अंतर्गत इसकी वाइड अनुपात 0.4 है। निम्नलिखित में से कौन
कौन सा विकल्प फाइनल थिकनेस को रिप्रेजेंट करता है। तो क्वेश्चन में इन्होंने एच नॉट की वैल्यू दिया है 15 सेंटीमीटर, ई नॉट की वैल्यू दिया है 1 और ई फाइनल वाइड रेशियो की जो वैल्यू दिया है वो 0.4 है। तो फाइनल सेटलमेंट एच एफ की वैल्यू पूछा गया है। चूँकि हम जानते हैं कि डेल्टा एच अपान एच नॉट इजक्वल टू होता है डेल्टा ई अपान 1 प्लस ई नॉट, तो यहाँ से हम डेल्टा एच इजक्वल टू एच नॉट इजक्वल टू होता है डेल्टा ई को हम क्या कर सकते हैं ई नॉट माइनस ई एफ अपान 1 प्लस ई नॉट। यहाँ पे हम वैल्यू लिख देंगे और डेल्टा एच का जो मान आएगा वो 4.5 सेंटीमीटर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। ठीक है, अगर हम डेल्टा एच यहाँ से एच एफ फाइनल कैलकुलेट करना चाहें तो हमारा 10.5 सेंटीमीटर आएगा, क्योंकि डेल्टा एच इक्वल टू होता है एच नॉट माइनस एच एफ। चूँकि यहाँ से हमने डेल्टा एच की जो वैल्यू है यहाँ से हम कैलकुलेट कर लिए हैं और एच नॉट का वैल्यू इन्होंने ऑलरेडी जो है क्वेश्चन में यहाँ दिया हुआ है एच नॉट का वैल्यू। ठीक है, तो हमें यहाँ से एच एफ पता चल जाएगा। नेक्स्ट इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि यदि टैकोमीटर की स्टेडिया डायफ्राम में क्रॉस हेयर की दूरी 12 mm है, ऑब्जेक्ट ग्लास की फोकल लंबाई 24 सेंटीमीटर है, तो टैकोमीटर की स्थिरांक की गणना कीजिए। चूँकि आई इजक्वल टू 12 mm है, एफ इजक्वल टू 24 सेंटीमीटर है, तो मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट एम इजक्वल टू होता है एफ अपान आई। तो एफ इजक्वल टू हम लिख सकते हैं 24 सेंटीमीटर में, तो इसको चूँकि और आई जो है 12 mm में दिया है, तो इसको 24 सेंटीमीटर को mm में बदलने के लिए हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो m की जो वैल्यू आएगी वो 20 होगी। तो सही ऑप्शन है हमारा ए। लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि रेखा ए बी और बी सी की संपूर्ण वृत्त बियरिंग होल सर्किल बियरिंग 20 डिग्री 15 मिनट और 100 डिग्री 30 मिनट है। रेखा ए बी और बी सी के बीच का इंक्लूडेड एंगल इन्होंने पूछा हुआ है। तो ये है हमारा 4 बियरिंग। तो ए बी का जो बैक बियरिंग है, बैक बियरिंग निकालने के लिए फार्मूला होता है 4 बियरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री, और चूँकि 4 बियरिंग हमें इन्होंने दिया है 20 डिग्री, ठीक है, 20 डिग्री 15 मिनट प्लस माइनस 80। चूँकि यह 180 डिग्री से कम है, इस वजह से हम यहाँ प्लस का साइन यूज कर रहे हैं, इसलिए यहाँ प्लस का साइन यूज कर रहे हैं। तो इसको जोड़ देंगे तो वाई का 200 डिग्री 15 मिनट। बी सी का 4 बियरिंग, बी सी का 4 बियरिंग हमें इन्होंने यहाँ दिया हुआ है, बी सी का 100 डिग्री 30 मिनट। तो इंक्लूडेड एंगल इक्वल टू होता है बैक बियरिंग माइनस 4 बियरिंग, तो 200 डिग्री माइनस 100 डिग्री, तो ये आएगा 90 डिग्री 45 मिनट। मीन्स ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है सही है। ठीक है, तो बस फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही था। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और नेक्स्ट जो वीडियो है 2018 जेई का सॉल्यूशन को लेकर होगा। फिर से कह रहा हूँ कि अगर वीडियो में जो है क्वेश्चन क्लियर ना दिखे तो आप वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिए एडवांस सेटिंग में जाके यूट्यूब के, और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। इसके बाद मैं आपको यूपी स्पेशल के जो है और 10 मॉक टेस्ट कराऊंगा जो फुल लेंथ के होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए पीडीएफ के लिए। जय हिंद, जय भारत।